तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए हमने कल की मीटिंग में कुछ डेफिनेशंस लिखाई थी और अवकलन वगैरह लिखाया था, उसके अवकलनीयता की डेफिनेशन थी। तो इस मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास के लिए हम डिस्कस करेंगे कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, किंतु सतत फलन अवकलनीय हो आवश्यक नहीं है। ये थ्योरम आपने बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में भी पढ़ी थी, 12th क्लास में भी पढ़ी थी, और आपको याद होगा सेकंड ईयर के अंदर। अच्छा देखो, है तो ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में भी, लेकिन वहाँ पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि सिलेबस में नहीं है। बुक में तो है पर सिलेबस में नहीं है। ओके, तो यहाँ आप इसके बारे में डिस्कस करें तो ये थ्योरम है, परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं है। सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं है। परंतु पर्याप्त नहीं। ओके, आप इसको अथवा करके या और करते हुए ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत है, किंतु सतत फलन अवकलनीय हो आवश्यक नहीं। सतत फलन है वह अवकलनीय हो आवश्यक नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कोई फलन लेकर के चलेंगे एफ ऑफ जेड, जो कि अपने प्रांत के हर एक बिंदु पर विश्लेषण हर एक बिंदु पर अवकलनीय है। और अवकलनीय है तो सतत सिद्ध करेंगे। सबसे पहले आपको सातत्य की डेफिनेशन के बारे में हमने दिखाया था कि कोई फलन पॉइंट जेड नॉट पर सतत कहलाता है यदि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट हो। ओके, सातत्य के लिए कंडीशन बताई थी। तो आप इस थ्योरम के प्रूफ की बात करें तो पहले लेकर के चलेंगे, माना अपने प्रांत डी में परिभाषित फलन एफ ऑफ जेड, माना फलन एफ ऑफ जेड अपने प्रांत डी में अवकलनीय है। तो आपको जो सिद्ध करना है वो है कि फलन क्या है, सतत होगा। तो प्रांत डी में अवकलनीय है, तो अगर हम ये कहें कि किसी पॉइंट जेड नॉट पर है, माना एफ ऑफ जेड, जेड नॉट बिलोंग्स टू डी में, माना एफ ऑफ जेड, जेड नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल डी में अवकलनीय है। अगर ये इसमें अवकलनीय है तब आप लिख सकते हो
लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट, यही आपको हमने कल बताया था, ये एफ डैश जेड नॉट की कंडीशन थी। अरे अवकलनीयता के लिए कंडीशन थी ये कि एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, इसको नंबर 1 डालें। अब देखो आप इसमें सातत्य सिद्ध करना है तो इसमें लेके चलोगे अब एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट को लेके चलें तो आप देखेंगे इसको लेके चलें, इसका ऊपर वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है, ये अलग लेके चल रहे हैं हम यहाँ। एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, इसमें जेड माइनस जेड नॉट से तो भाग लगा दिया और इतने से ही इसमें गुणा कर दिया। ओके, तो देखेंगे ये कट जाएंगे तो कट जाएंगे, यही टर्म बचेगी ना। अब आप लिमिट लें, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस का जेड नॉट इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट और यह बनेगा 5 बजे। हेलो, हाँ, 5 बजे आना। तो इसमें लिमिट लगाओगे आप, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, ऊपर है एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन में बनेगा ये जेड माइनस जेड नॉट, साथ में इस पे अलग लिमिट करें तो यह बनेगा लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट और ये है यहाँ साथ में जेड माइनस जेड नॉट। ओके स्टूडेंट्स, ये एक अलग बात है जो कि आपके लिए बताया, सातत्य के लिए ये कंडीशन निकलनी चाहिए। अगर आप यहाँ देखें ये तो यह बनेगा लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड, अलग अलग कर रहे हैं इस लिमिट को, एफ ऑफ जेड पे किया और यहाँ एफ ऑफ जेड नॉट पे लगाओगे लिमिट तो ऑलरेडी जेड की जगह जेड नॉट है ही, तो ये तो इतना ही रहेगा, इस पे लिमिट लगाने की जरूरत नहीं। लगा भी दोगे तो भी कुछ नहीं हो रहा, ये इतना ही बनेगा क्योंकि किसी जेड नॉट पॉइंट पर है मान बराबर में ये जो वैल्यू है एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, ये जो वैल्यू है ना ये है अपने पास एफ डैश जेड नॉट की समीकरण 1 से इनटू में यहाँ जेड नॉट लिखोगे जेड की जगह तो ये बनेगा जेड नॉट माइनस जेड नॉट। तो स्टूडेंट्स ये रहा यहाँ एफ डैश जेड नॉट इनटू में जेड नॉट माइनस जेड नॉट करोगे 0 आएगा और इसमें से ये गुणा करने पे वैल्यू 0 के इक्वल रही तो ये बन जाएगा यहाँ लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट। तो ये कंडीशन बन गई ना, जो कि हमने कहा ये सातत्य की स्थिति है। अगर यहाँ किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर करें, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बताएं। जेड माइनस जेड नोट का मल्टीप्लाई क्यों किया है समझ गए होंगे आप। अब बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो। नहीं है ना, ठीक है, आप समझेंगे अब इसमें कि अभी तो हमने ये सतत सिद्ध किया है, यहाँ लिख सकते हैं इसको हम कह सकते हैं कि अतः एफ ऑफ जेड सतत है। अतः एफ ऑफ जेड
या ये कहें कि अवकलनीय फलन है वो एक सतत फलन है, अतः एफ ऑफ जेड सतत फलन है। अब इसका आप विलोमतः सिद्ध करोगे उल्टा, तो इसको विलोमतः सिद्ध करने के लिए एक एग्जाम्पल का उपयोग करेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें सभी। तो इसमें इसका विलोम सिद्ध करोगे, तो विलोम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे आप कि आप एक उदाहरण लेकर के चलेंगे। और वो उदाहरण आपको पता है कि बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में जब रियल एनालिसिस की जो बुक थी वहाँ भी आप इस थ्योरम को करते थे, तो भी वहाँ एक एग्जाम्पल लेकर के चलते थे। आपको याद दिलाएं, वहाँ जो एग्जाम्पल था एक्स ई की पावर 1/x प्लस ई की पावर -1/x अपॉन ई की पावर 1/x ई की पावर -1/x, और साथ में था 0। यहाँ तो था x इक्वल टू 0 और यहाँ था x नॉट इक्वल टू 0। याद होगा आपको, इस एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूव किया था। आप उदाहरण तो कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, लेकिन ऐसा सेलेक्ट करना होगा एग्जाम्पल कि अवकलनीय नहीं हो लेकिन सतत हो, ठीक है ना। तो यहाँ इसके लिए भी एक कॉम्प्लेक्स, अब क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए कॉम्प्लेक्स में लेकर के चलेंगे। और कॉम्प्लेक्स में कोई भी एग्जाम्पल अगर हम सेलेक्ट करें तो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और वो है एफ ऑफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर सर्वत्र सतत है, किंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर है, विलोमतः है। तो हम विलोमतः के बारे में बात करें तो ये कह सकते हैं कि विलोमतः हम इसे निम्न उदाहरण से सिद्ध करेंगे। विलोमतः इसे निम्न उदाहरण से सिद्ध करेंगे। विलोमतः इसे हम निम्न उदाहरण से सिद्ध करेंगे। ये नॉन डस्ट नहीं है मैडम, बोर्ड पर आएगी ये वाले में, उसमें चाहिए जो इस वाले के ही ये सब चौक। ये मैडम आप नहीं जानती, हमें पता है, हम चला रहे हैं, हमें पता है। दूसरा लेकर दूसरे वाले कसम से तो स्टूडेंट्स, विलोमतः इसे हम निम्न उदाहरण से सिद्ध करेंगे, और उदाहरण है एफ ऑफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर सर्वत्र सतत है, किंतु इसका अवकलज केवल मूल बिंदु पर ही है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर सर्वत्र सतत है, किंतु इसका अवकलज या किंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर है। केवल मूल बिंदु पर ही है। देखिए कैसे इसमें सॉल्यूशन समझो। पहले सतत सिद्ध करेंगे, लेकिन अवकलनीय नहीं है ये भी सिद्ध करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर, आप जानते हैं कि मोड जेड स्क्वायर का मतलब क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई उल्टा वाई है, तो मोड जेड का मतलब होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन मोड जेड का स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा ना,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लिख सकते हैं, मोड जेड का स्क्वायर। आप देखेंगे कि ये एक बहुपद है और बहुपद फलन सभी जगह सतत होते हैं, जो कि एक बहुपद है एक्स वाई में, जो कि एक बहुपद है जो कि सर्वत्र सतत है। ओके, अब सतत तो हो गया, लेकिन अवकलनीय सिद्ध करेंगे। अवकलनीयता के लिए एफ डैश जेड इज इक्वल टू, आपको बताया है कि लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल जेड। तो यहाँ आप देखोगे कि जो लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू अपने पास मोड जेड स्क्वायर। तो देखिए जेड प्लस डेल जेड क्या होगा, यहाँ जेड की जगह जेड प्लस डेल जेड रखोगे, जेड प्लस डेल जेड स्क्वायर, और साथ में ये बनेगा माइनस एफ ऑफ जेड है जो कि मोड जेड स्क्वायर है, मोड जेड स्क्वायर अपॉन में जो टर्म बनेगी ना, अपॉन में जो टर्म है वो है डेल जेड। कुछ प्रॉपर्टी बताई थी आपको, आपको याद होना चाहिए। मोड जेड स्क्वायर जो होता है वो जेड जेड बार के बराबर होता है। तो एक और बताई थी यहाँ Z1 और Z2 का जो होल बार है ना वो Z1, या ये कहें Z1 प्लस Z2 का जो संयुग्मी है ना वो Z1 का संयुग्मी प्लस Z2 का संयुग्मी, इनके अलग अलग संयुग्मी के बराबर होता है। तो इसके आधार पर इसे लिख सकते हैं यहाँ लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, और इसको लिखोगे जेड प्लस डेल जेड, और ये जेड प्लस डेल जेड बार माइनस जेड बार है ना, इसको जेड जेड बार लिख सकते हैं, यानी जेड का स्क्वायर है ना मोड जेड का, तो इसको जेड जेड बार लिख दिया अपॉन में डेल जेड। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लें सभी इसका। तो इसमें आगे समझेंगे आप। ये जो वैल्यू चल रही है वो एफ डेल जेड के इक्वल चल रही है ना वैल्यू, तो आप देखेंगे अब इसमें इम्प्लाइज एफ डैश जेड इज इक्वल टू, आप देखोगे इसमें लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, अब ये गुणा करेंगे इनका जेड का जेड से। देखिए गुणा बाद में करेंगे, ये जेड प्लस डेल जेड था ना, इसका संयुग्मी था, तो आप लिख सकते हो जेड प्लस डेल जेड, और इसको भी अलग अलग कर सकते हो ना, जेड का संयुग्मी प्लस डेल जेड का संयुग्मी माइनस जेड जेड बार अपॉन में डेल जेड। लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, और अब इनके गुणा करें हम, तो ये है नीचे अपॉन में डेल जेड, गुणा करोगे तो जेड का जेड बार से,
जेड जेड बार प्लस जेड का डेल जेड बार से जेड डेल जेड बार, और डेल जेड का जेड बार से करोगे तो जेड बार डेल जेड, डेल जेड का डेल जेड बार से करेंगे डेल जेड बार, माइनस में जेड जेड बार है। ओके, जेड जेड बार से ये जेड जेड बार कैंसिल। आप सभी का अलग अलग भाग लगाएं सभी में। लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, यहाँ भाग लगाओगे तो ये बन जाएगा जेड डेल जेड बार अपॉन डेल जेड। आप इस डेल जेड का भाग यहाँ दोगे तो जेड बार बचेगा, और डेल जेड का भाग यहाँ लगाओगे तो डेल जेड बार बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप इसमें यहाँ दो कंडीशन बनेंगी। पहले तो ये क्या है, एफ डैश जेड का मान है, जैसा कि आपको कल की मीटिंग में बताया कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन नंबर है ना, उसको क्या है, कॉम्प्लेक्स जो प्लेन बनता है यानी समतल सममित समतल जिसे कहें, उसमें व्यक्त किया जाता है। किसी भी सममित संख्या को क्या है, एक द्विमीय तल में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि आप जब द्विमीय तल में व्यक्त करोगे तो ये जो जेड जो पॉइंट है वो है एक्स अक्ष के अनुदिश भी जा सकता है और वाई अक्ष के अनुदिश भी जा सकता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश मूव कर सकता है। जब हम बात करें कि एक्स अक्ष के अनुदिश की बात करें, यहाँ एक्स अक्ष के अनुदिश की, तो इस पर वाई बराबर 0 होगा। यानी हम ये कहें, जब हम एक्स अक्ष के सहारे चल रहे हैं, एक्स अक्ष के सहारे चल रहे हैं, एक्स अक्ष के सहारे, तो उस कंडीशन में वाई 0 होता है। और अच्छा, वाई 0 भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है वाई का मान 0 हो, तो वाई का मान कुछ कांस्टेंट सी भी हो सकता है। जैसे ये एक्स अक्ष है, इससे ऊपर गए सी दूरी पे तो वाई बराबर सी वाली लाइन है। अब अगर वाई सी है तो आप समझेंगे कि इसमें जो परिवर्तन हुआ वो क्या होगा, 0। कुछ की समझ में नहीं आता है इस बात को, इसको थोड़ा सा और समझो डिटेल में। आप देखेंगे यहाँ कि ये y इक्वल टू सी है, तो आप समझेंगे कि y प्लस डेल वाई निकालोगे तो भी सी रहेगा ना। अब आप देखो इसमें से घटाएं, y प्लस डेल वाई में से y घटाओगे y कट जाएगा, डेल वाई बचेगा, इधर सी में से सी घटाओगे 0 बचेगा। मतलब y में जो परिवर्तन है वो क्या होगा, 0। अब आप यहाँ केस फर्स्ट, यहाँ दो कंडीशन लेकर के चलेंगे। केस फर्स्ट, यदि x अक्ष के अंदर चलें, यदि हम x अक्ष के अनुदिश चलें, यानी वास्तविक अक्ष के अनुदिश, पहली कंडीशन है वास्तविक अक्ष के अनुदिश, तो वास्तविक अक्ष के अनुदिश आप सब चलोगे। वास्तविक अक्ष के अनुदिश केस फर्स्ट में जब आप वास्तविक अक्ष के अंदर चलोगे तो आप समझोगे इसमें कि एक्स अक्ष के अंदर चल रहे हैं आप, तो एक्स अक्ष के अंदर चलने पर वाई का मान क्या होगा, वाई बराबर कांस्टेंट यानी डेल वाई 0 होगा। जैसा कि अभी बताया ना, डेल वाई बराबर क्या होगा, 0। तो उस कंडीशन में वास्तविक अक्ष के अंदर चल रहे हैं, तो ये जो डेल जेड है ना, डेल जेड, इस डेल जेड का मान बनेगा, देखिए जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई उल्टा वाई, तो फिर ये डेल जेड बनेगा डेल एक्स प्लस आई उल्टा डेल वाई। क्योंकि एक्स अक्ष के अंदर चल रहे हैं ना, तो डेल वाई 0 होगा, डेल वाई 0 रखोगे तो डेल जेड बराबर आएगा डेल एक्स, डेल जेड बराबर होगा डेल एक्स की। ओके, डेल जेड बराबर क्या होगा, डेल एक्स की। और अगर डेल जेड डेल एक्स के बराबर होगा, अगर यहाँ डेल जेड है वो डेल एक्स के बराबर होगा, तो फिर आपको पता है कि डेल वाई है ना वो कितना है, डेल वाई इक्वल टू 0। तब अच्छा, एक और बात देखिए, डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई है ना, तो डेल जेड बार निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ डेल एक्स आयोटा प्लस में देखो बार लगा है तो यहाँ आयोटा माइनस का हो जाता है, माइनस आयोटा डेल वाई।
और क्योंकि जब आप इसमें डेल वाई जीरो रखोगे तो ये डेल जेड बार है वो भी किसके इक्वल होगा, डेल एक्स के। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ कॉमा डेल वाई जो है, या ये कहें डेल जेड बार है ना, वो डेल एक्स के इक्वल होगा डेल जेड बार। इसको कुछ इस तरह से लिख दो एक साथ। अगर हम बात कर रहे हैं वास्तविक अक्ष के अंदिश, तब जो डेल वाई है वो जीरो होगा, अतः डेल वाई जीरो होगा तो डेल जेड का मान डेल एक्स के इक्वल होगा, और जो डेल जेड बार है वह भी डेल एक्स के इक्वल होगा। और इन कंडीशनों को अगर आप यहाँ एफ डैश जेड में लिखें, तब एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ डेल जेड की जगह लिखेंगे, डेल जेड की जगह डेल एक्स है तो यहाँ डेल एक्स लिखोगे, डेल एक्स टेंस टू जीरो, और ये है जेड, फिर है डेल जेड बार। डेल जेड बार की बात करें आप तो डेल जेड बार है डेल एक्स के इक्वल, तो यहाँ डेल एक्स अपॉन में यहाँ डेल जेड भी डेल एक्स है प्लस जेड बार, और ये क्या रहेगा, डेल जेड बार का मतलब है, डेल जेड बार का मतलब है डेल एक्स। तो आप देखेंगे इधर इसमें कि लिमिट डेल एक्स की जगह जीरो लिखोगे तो ये तो कट गए, वन आया, यहाँ बचा जेड, और यहाँ है ये जेड बार, लेकिन डेल एक्स की जगह जीरो लिख दिया, ये जीरो हो गया, यहाँ कट गए, जेड प्लस जेड बार बचा। इसको आप कोई नंबर डाल दें फर्स्ट। इसी तरह से आप अगर काल्पनिक अक्ष के अंदिश की बात करें कि सेकंड, इस सेकंड में क्या है, काल्पनिक अक्ष के अंदिश काल्पनिक अक्ष के अनुदिश अगर हम यहाँ काल्पनिक अक्ष के अंदिश की बात करें, तब देखो काल्पनिक अक्ष का मतलब है बाई अक्ष के अंदिश चले। जब बाई अक्ष के सारे चलोगे ना, और देखो बाई अक्ष के सारे चल रहे हैं तो इसका मतलब ऊपर बाई में परिवर्तन होगा ना कि एक्स में, बाई में परिवर्तन होगा ना कि एक्स में। तो बाई में परिवर्तन होगा तो एक्स में परिवर्तन नहीं होगा, एक्स में परिवर्तन नहीं होगा का मतलब है डेल एक्स क्या होगा, जीरो। तब डेल एक्स जीरो, और अगर डेल एक्स जीरो हो गया तो फिर ये जो डेल जेड है ना, आप देखेंगे डेल एक्स जीरो हो गया तो डेल जेड का मान है आयोटा डेल बाई, डेल जेड बराबर है आयोटा डेल बाई, तथा यहाँ जो डेल जेड बार बनेगा ना ये होगा, डेल एक्स जीरो हो गया तो माइनस आयोटा डेल बाई, माइनस आयोटा डेल बाई, ये डेल जेड और डेल जेड बार हो गई। और अगर ये डेल जेड और डेल जेड बार हो गई तो आप इसमें दोबारा से वैल्यू रखोगे एफ डैश जेड में, तो ये बनेगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड की जगह क्या लिखेंगे, आपको पता है डेल जेड इज इक्वल टू आयोटा डेल वाई, तो ये बनेगा यहाँ लिमिट डेल जेड की जगह आप आयोटा डेल वाई लिखोगे टेंस टू जीरो, और यहाँ लिखोगे आप जेड, डेल जेड बार की वैल्यू है अपने पास माइनस आयोटा डेल वाई, ये है आपके पास माइनस का आयोटा डेल वाई, माइनस आयोटा डेल वाई, और अपॉन में है ये डेल जेड का मान है आयोटा डेल वाई, आयोटा डेल वाई प्लस जेड बार और प्लस डेल जेड बार की वैल्यू है यहाँ माइनस आयोटा डेल वाई, तो ये वैल्यू है यहाँ माइनस आयोटा डेल वाई। ओके, आप देखोगे इसमें कि जब आयोटा को तो जीरो में निकाल दो, आयोटा को क्या है जीरो में निकालें, और जैसे ही आयोटा जीरो में निकल जाएगा तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा इसमें एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट आयोटा जीरो में निकला तो लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, और ये माइनस आयोटा डेल वाई कैंसिल तो माइनस जेड बचा, और ये प्लस का जेड बार तो ये बचा, और ये माइनस का जेड बचा, और प्लस ये बना माइनस आयोटा डेल वाई माइनस आयोटा
डेल वाई की जगह 0 लिखोगे तो ये बन गया यहाँ जेड बार माइनस जेड। तो आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 में जो वैल्यू है ना वो बराबर नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका मतलब दोनों ही अद्वितीय नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि एफ डैश जेड अद्वितीय नहीं, अद्वितीय नहीं। अगर एफ डैश जेड अद्वितीय नहीं है तब एफ ऑफ जेड अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं है। अगर ये अवकलनीय नहीं है तो मूल बिंदु की बात करें, मूल बिंदु की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसमें मूल बिंदु पर देखेंगे कि मूल बिंदु पर मूल बिंदु का मतलब है x0 y0 पर, अर्थात x0 y0 लिखो, अर्थात z इक्वल टू 0 पर एफ डैश जेड की वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगी, चाहे इसमें रख दो। देखिए एक्स जेड बार का मतलब, अरे जेड 0 है तो जेड बार भी क्या होगा मूल बिंदु पे 0, क्योंकि एक्स और वाई 0 होते हैं, और जेड जो होता है वो एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, x0 y0 तो जेड 0 होगा। और जेड बार निकाले ना, जेड बार करोगे तो यहाँ माइनस होगा, लेकिन एक्स माइनस यानी 0 माइनस 0 करोगे तो भी 0 होगा। तो मूल बिंदु पर आप एफ डैश जेड यहाँ से निकालो तो भी 0 माइनस 0 0 आएगा, यहाँ से निकालोगे जेड बार, जेड प्लस जेड बार है तो भी क्या आएगा 0 प्लस 0 0 आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अतः एफ ऑफ जेड मूल बिंदु पर अवकलनीय है। अच्छा, अब आप सभी क्या करेंगे कि इस क्लास को दोबारा से ज्वाइन करोगे, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। मूल बिंदु पर अवकलनीय है, ओके। आप क्या करेंगे कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, सभी सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें और क्लास को ज्वाइन करोगे अभी